नमस्कार दोस्तों। भारत की मौजूदा सरकार सुप्रीम कोर्ट से इस कदर डर गई है, खासकर मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यभार संभालने के बाद, कि अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था, जो सिलेक्शन पैनल था, उस सिलेक्शन पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाला बिल आज राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अब मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। तो क्या सरकार पिट्ठू चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने जा रही है? आखिर सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से सरकार को डर क्यों लगता है? क्यों मुख्य न्यायाधीश सिलेक्शन पैनल का हिस्सा नहीं होंगे? ये सारे सवाल आज के दिन मौजूद हो गए हैं कि सरकार अपनी मनमानी पर क्यों उतरी है, खासकर उन संवैधानिक संस्थाओं के मामले में जो भारत सरकार का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वो सरकार से स्वतंत्र एक निकाय है। और उस निकाय की नियुक्ति में यदि देश की न्यायपालिका का सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायिक व्यक्ति यदि उस पैनल का हिस्सा होता है तो सरकार को दिक्कत क्या है? दरअसल इस वर्ष 2 मार्च 2023 को जब चुनाव आयुक्तों को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय में एक जस्टिस ने यहां तक टिप्पणी की कि अब देश को मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन जैसे आयुक्त क्यों नहीं मिलते। उसके बाद 5 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया था कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की, उस सिलेक्शन कमेटी में देश के प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता या विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति में सबसे बड़ी पार्टी के, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता और तीसरे व्यक्ति देश के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उस वक्त फैसला देने वाली बेंच में जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया और साथ साथ कहा भी था कि एक कोलेजियम जैसा सिस्टम मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए होना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश तीनों होने चाहिए। लेकिन आज जो एक बिल लाया जा रहा है राज्यसभा में, जो एक बिल सरकार की तरफ से पेश किया जा रहा है, उस बिल का मजमून यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए सरकार के पास एक सर्च कमेटी होगी, जिसमें कैबिनेट सचिव और सचिव स्तर के 2 आईएएस अधिकारी होंगे। और उस सर्च कमेटी जो पैनल तैयार करेगी, उस पैनल में से मुख्य चुनाव आयुक्तों की और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सरकार के एक सीनियर कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी होगी उस कमेटी में। यानी प्रधानमंत्री और एक सीनियर कैबिनेट मंत्री, 3 मेंबर की बेंच में 2-1 से सरकार का बहुमत बनाए रखा गया है। तो क्या सरकार चुनाव आयोग को भी गोदी आयोग बनाना चाहती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, खासकर जस्टिस चंद्रचूड़ के आने के बाद से क्या दिक्कत है सरकार को? इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमने आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, बहुत पैनी नजर रखने वाले दिल्ली की सियासत पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, अशोक वानखेड़े जी को मैंने आमंत्रित किया है। अशोक वानखेड़े जी ने वो दौर भी देखा है कि किस प्रकार से एक दौर में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने तमाम कयासों को धत्ता बताते हुए टीएन शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का फैसला किया था। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय जब ये परिस्थिति देख रहा है अपनी आंखों के सामने कि उसकी जजमेंट को पलटने के लिए संसद में बिल लाया जा रहा है, वो भी संवैधानिक संस्थाओं के मामले पर, तो अशोक वानखेड़े जी क्या लगता है आपको, सरकार की मंशा क्या है? ईवीएम पर वैसे ही बहुत ज्यादा डाउट है लोगों को। अभिषेक, रोज 2014 के बाद हम लगातार देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है 2 गुजरातियों के हाथ में, उसके बाद जो नया लगातार नई परंपराएं बनती जा रही है और लोकतंत्र की नींव कहीं ना कहीं हिलती नजर आ रही है। मुझे लगता है ये संवैधानिक व्यभिचार है, ये संवैधानिक व्यभिचार है जो अभी देश में हो रहा है। संविधान का एक ढांचा है और संविधान के तहत यदि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये 3 स्तंभ है हमारे संविधान के, तो संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में कई एक समय ऐसा भी आएगा कि बहुमत के आधार पे घमंड से चूर होकर लोग संविधान और बाकी जो 2 स्तंभ है उनको भी नाकारा साबित करने के लिए। अशोक वानखेड़े जी का कांटेक्ट हमसे टूट गया है। अशोक वानखेड़े जी, लगता है अशोक वानखेड़े जी का कांटेक्ट हमसे टूट गया है। हम दोबारा उनसे कांटेक्ट की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जी हाँ,
हाँ हाँ, सॉरी, कुछ लिंक का प्रॉब्लम आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि जब 5 बेंच के न्यायाधीशों ने एक व्यवस्था दी कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर या चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए जाते हैं, इनकी भी स्थिति, क्योंकि एक संवैधानिक बॉडी है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसकी भी स्थिति वैसी होनी चाहिए जैसे सीबीआई या अन्य जगह पे होती है। तो उसमें एक सिस्टम ये बनाया था कि मुख्य न्यायाधीश रहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के, प्रधानमंत्री को क्या प्रॉब्लम थी। प्रधानमंत्री ट्रांसपेरेंसी बात करते हैं, प्रधानमंत्री संविधान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नॉन करप्शन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री परिवारवाद नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री को कोई बुराई इस देश में नहीं चाहिए। तो प्रधानमंत्री को अपनी दादागिरी क्यों चाहिए? प्रधानमंत्री क्यों चाहते हैं कि उसमें एक लीडर ऑफ अपोजिशन हो या कोई व्यक्ति हो जो बड़े पार्टी का नेता हो अपोजिशन के, और 2 लोग स्वयं के हो? तो 2 वर्सेस 1, इसमें तो क्लियर कट फैसला है, सरकार जो चाहे। फिर वो नौटंकी किस लिए करना है? फिर आपको एक कमेटी भी क्यों नियुक्त करना है? आप सीधा प्रधानमंत्री को तय करने दीजिए, प्रधानमंत्री जो करना चाहते हो करने दीजिए। किसी को भी लाके जो संघ शाखा से जो कल तक वहां शाखा चलाता था वो अब देश का इलेक्शन कमीशन चलाएगा। इसमें क्या हो सकता है? सरकार जिसको चाहे रख सकती है। यदि सरकार ने ये तय कर ही लिया है कि वो न्यायपालिका को मानते नहीं, और ये 2-3 बार हो गया, हम लगातार देख रहे हैं। दिल्ली के गवर्नेंस को लेके सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा क्लियर कट कह दिया था कि दिल्ली में इलेक्टेड सरकार है, हमारे यहाँ जो इलेक्टेड सरकार है उनके लोगों के प्रति जवाबदेही है। यदि वो कार्यपालिका से काम नहीं करवाएगी तो जवाबदेही कैसी होगी? इसलिए उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। उस अधिकारों को कर्टेल करने के लिए ये लोकसभा में बिल ले आए, और वो इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुविधा दी, वो जो निर्णय दिए थे, उस निर्णय के खिलाफ सरकार ने जाके बिल लाया है। ऐसा ही सरकार का ये जो बिल है, ये और कुछ नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय को उनकी जगह दिखाने की, उनकी औकात दिखाने की स्थिति है कि आप होंगे न्यायपालिका, लेकिन हम न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते, हमको न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है। ये मुझे उसी सलमान खान की वो एक कॉमेडी पिक्चर थी, उसका वो आता है बजरंग पांडे, चुलबुल पांडे बजरंगी थाने से आते हैं, तो उसका वो गेंदा करके विलन कहता है, यहाँ गवाह भी हम, मुजरिम भी हम, न्यायाधीश भी हम, सब कुछ हम हैं। तो यहाँ न्यायपालिका भी प्रधानमंत्री है, यहाँ विधायिका भी प्रधानमंत्री है, यहाँ कार्यपालिका भी प्रधानमंत्री है, यहाँ चुनाव आयोग भी प्रधानमंत्री है, सीबीआई भी प्रधानमंत्री है, ईडी भी प्रधानमंत्री है। उनको दुख यह है कि वो चीफ जस्टिस नहीं हो सकते, चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री नहीं है, ये दुख है। और चीफ जस्टिस कहीं ना कहीं संविधान की रक्षा करने के लिए बार बार आ रहे हैं सामने। अशोक वानखेड़े जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने देखा होगा वो दौर जब नरसिम्हा राव ने टीएन शेषन को एक तरह से नाथने के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी 1993 में, जब टीएन शेषन ने पश्चिम बंगाल का राज्यसभा चुनाव स्थगित कर दिया था, प्रणब बाबू को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे और मंत्री बना दिए गए थे। अब जो स्थिति है, जो कानूनी स्थिति है, मांग तो ये हो रही थी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन को नियुक्ति के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्राप्त है, जो संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है कि उन्हें हटाया नहीं जा सकता बिना इम्पीचमेंट लाइक प्रोसेस को अपनाए हुए, महाभियोग टाइप की प्रक्रिया को अपनाए बिना उनको नहीं हटा सकते, वो इम्यूनिटी 2 अन्य चुनाव आयुक्तों को प्राप्त नहीं है। कायदे से तो उनको भी जब अधिकार बराबर कर दिए हैं तीनों को, तो इम्यूनिटी भी उनको बराबर मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, उल्टी गंगा बहाई जा रही है कि अब न्यायपालिका का व्यक्ति देश में चुनाव आयोग पर वैसे ही डाउट व्यक्त किया जा रहा है, गोदी आयोग कहा जा रहा है, यहाँ तक कि और भी दूसरे शब्दों से विशेषित किया जा रहा है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। क्या लगता है आपको कि सरकार ने एक तरह से चुनाव आयोग और ईवीएम पर जो डाउट्स है, उस डाउट्स को घटाने की जगह बढ़ाने का फैसला क्यों ले रही है? ये तो किसी को नहीं समझ में आ रहा। सरकार ने आज बता दिया राज्यसभा में बिल लाके कि चुनाव आयुक्त हमारे रबर स्टैंप होंगे, हम जो चाहेंगे वही चुनाव आयुक्त होंगे और हम जो चाहेंगे वही वो करेंगे। फिर चाहे चुनाव वो अपने ढंग से करे या चुनाव सर्टिफिकेट किसी को अपने ढंग से दिलवाए। मैं अभिषेक, जिस हिसाब से पिछले 1 साल से लगातार दिल्ली में जो घटनाएं घट रही है और जो टकराव हो रहा है, न्यायपालिका लगातार संविधान की रक्षा करने के लिए एक कदम आगे चल के पूरी तरह से टकराव की स्थिति में आ गई है। कई जगह मणिपुर का रही है सरकार। मुझे लगता है कि 2024 में
यदि ये सरकार चुनाव जीत के वापस आती है तो ये संविधान को सस्पेंड कर पूर्ण रूप से नया संविधान भी लाने का प्रयास करेगी। अशोक वानखेड़े जी के इंटरनेट में समस्या आ रही है। ये लगातार मैं बता रहा हूं आपको कि आने वाले समय के लिए ये देश के सामने बड़ा संकट होगा। ये बता रहा है, बच्चे के पैर है जो पालने में बताते हैं कि बच्चा बड़ा होकर क्या होगा। ये बच्चा बता रहा है कि आज उसके पास 300 प्लस बहुमत है, आज राज्यसभा पर या किसी और बात पे सूट होता हो। यदि ये लगातार नंगा नाच यदि चल रहा है तो आने वाले समय में इस देश में संविधान सस्पेंड होगा, नया संविधान लिखा जाएगा, जिस संविधान में ये होगा कि मोदी जी लगातार बने रहेंगे, आगे वाले समय में चुनाव नहीं होंगे, यही प्रधानमंत्री जब तक चाहे तब तक बनेंगे, पता नहीं और क्या क्या होगा। क्योंकि एक जो अंतिम व्यवस्था सवाल दी थी सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें गलत क्या था? जो व्यवस्था थी उसमें गलत क्या था? उसमें ट्रांसपेरेंसी थी। आपके मन में खोट क्यों आया? सर्वोच्च न्यायालय को लेके आपके मन में डर किस बात का है? न्यायपालिका पे एक तरफ आप विश्वास रखते हैं तो फिर न्यायपालिका के निर्णयों को लेके आपके मन में खोट क्यों है? या कुछ आप गलत करना चाहते हो, आपको लगता है कि इस स्थिति में वो गलत नहीं हो पाएगा? 2024 के चुनाव क्या आपको मजाक लगता है? 2024 के चुनाव की ये आपको पहले से तैयारी कर रहे हैं आप? क्या आपको 2024 के चुनाव हैक करके पूर्ण रूप से उसको ये कर आपको अपने आप को अभी से घोषित करना है विजेता 2024 का? सवाल ये है। नहीं तो इलेक्शन कमीशन को लेकर जो सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी, उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती। क्या प्रॉब्लम था सरकार को सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था में? अशोक वानखेड़े जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूं कि इस निर्णय से तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में कोहराम मच जाएगा कि न्यायपालिका के निर्णय को पलटने के लिए संसद में बिल लाया जा रहा है। एक प्रावधान है जो कोहराम मचने से बचा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है केशवानंद भारती मामले में कि यदि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले को, किसी भी विधान को बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत डिफाइन कर देता है, मूल ढांचे के अंतर्गत, तो संसद उस पर कानून नहीं बना सकती है। तो क्या वक्त आ गया है कि देश में कोहराम मचने से बचाने के लिए, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने 2 मार्च के फैसले को बेसिक स्ट्रक्चर में डिफाइन कर देना चाहिए? बिल्कुल ये समय आ गया है, और यदि ये ऐसा नहीं कहा तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी गलती करेगा, अपने जो उनकी दायित्व है उससे वो मुंह मोड़ता हुआ नजर आएगा। एक बात मैं इस बात को और रेखांकित करता हूं आपको, जब दिल्ली बिल पे डिस्कशन हो रहा था तो पूर्व चीफ जस्टिस जो देश के रह चुके हैं गोगोई साहब, वो राज्यसभा मेंबर के तौर पे बोल रहे थे, तब उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं होती ये बात वक्तव्य वहां दिया। कहीं इसकी शुरुआत तो नहीं है ये बताने के चक्कर में कि कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो सकता। लेकिन मुझे गर्व है हमारे जुडिशियल सिस्टम पे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जो न्यायाधीश बैठा है चेयर में वो मुख्य न्यायाधीश होता है। पूर्व न्यायाधीश का कहना कानून नहीं, वो ओपिनियन होता है। और अक्सर वकीलों के ओपिनियन जो होते हैं वो पैसे के हिसाब से आगे पीछे भी किए जा सकते हैं, क्लाइंट को देखते हुए आगे पीछे किए जा सकते हैं। अभी गोगोई साहब जो है वो पूर्व न्यायाधीश है, वर्तमान में वो एक वकील के स्ट्रक्चर में वो बीजेपी की वकालत कर रहे हैं, और बीजेपी को अपने क्लाइंट को दिया हुआ ओपिनियन वो क्लाइंट के लिए होगा। वो न्यायपालिका मानती कि नहीं मानती वो बात अलग है, इसलिए ओपिनियन और निर्णय इसमें अलग अलग बात होगी। गोगोई साहब ने तो राज्यसभा के चक्कर में कर लिया, ठीक है, उनकी बीजेपी की विचारधारा होगी, रिटायरमेंट के बाद चले गए, हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं रोकने के लिए, वो हो सकते हैं। लेकिन कुछ परंपराएं होती है, वो परंपराओं में कहीं आप जब इधर उधर जाते हैं तो फिर आपके पूरे जीवन काल का जो आपने निर्णय दिए वो सवालों में उठते हैं कि भाई आपने इतने सारे निर्णय दिए, क्या आप बीजेपी मानसिकता के या भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता के थे? तो क्या वो निर्णय आपके तमाम एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए दिए गए निर्णय थे या वाकई न्यायदान था? ये सवाल उठते हैं। अशोक वानखेड़े जी, संक्षेप में आप इतना बता दीजिए कि सिलेक्शन कमेटी से इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव की जो सिलेक्शन कमेटी है, उस सिलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को बाहर करने या उनके बाद के चीफ जस्टिस को, यानी सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को यानी चीफ जस्टिस को सिलेक्शन कमेटी से हटाने का कितना गंभीर परिणाम इस देश को और लोकतंत्र को भुगतना पड़ सकता है?
इस देश को लोकतंत्र पे इसलिए भुगतना पड़ सकता है यदि इनको उस कमेटी से निकाल दिया गया तो इलेक्शन कमीशन जो है पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री कार्यालय के वन ऑफ द ब्रांच हो जाएगा, प्रधानमंत्री कार्यालय का एक्सटेंशन हो जाएगा। और ऐसे में 2024 के चुनाव निष्पक्ष संपन्न होंगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह हो ही नहीं सकता। यदि इलेक्शन कमीशन आपके निष्पक्ष नहीं है तो इलेक्शन कहां से निष्पक्ष होंगे? तो क्या 2024 का चुनाव आने वाला इतना डिफिकल्ट हो गया बीजेपी के लिए कि इतनी बड़ी तैयारी करनी पड़ रही है? न्यायपालिका से भी डर लगने लगा है, इलेक्शन कमीशन से भी डर लगने लगा है। ये क्या बात है? किस बात का डर है? ये आज आप एक तरफ कहते हो कि हाँ हमको न्यायपालिका में पूर्ण रूप से विश्वास है, न्यायपालिका में विश्वास है तो फिर न्यायपालिका का दिया हुआ निर्णय आप क्यों पलटना चाहते हैं? और एक बार नहीं है, ये लगातार बार बार दिखाई जा रहा है कि जो आपको मद आया है, जो घमंड आया है आपको उस बहुमत का, उस बहुमत के घमंड पे आप हर चीज को रोंद नहीं सकते। और उसकी क्षमता है, आपका जो बहुमत है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम के बाद जाके आपका बहुमत शून्य हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। मात्र 2019 में सेंट्रल हॉल में आके जीतने के बाद आपने नतमस्तक हो गए, आपने माथा टेकाया अपना संविधान के सामने। माथा टेकने से संविधान सर में नहीं जाता, संविधान पढ़ना पड़ता है, पढ़ा लिखा होना पड़ता है। संविधान पढ़िए, संविधान समझिए। कभी आपके गृह मंत्री 356 को गलत व्याख्या करते हैं सदन के पटल पे, तो कभी आप संविधानिक जो फैसले होते हैं उसको पलटाने का प्रयास करते हैं। आने वाला समय देश के लिए बहुत बड़ा संघर्षशील समय है। ये समय प्रजातंत्र या लोकतंत्र बचाने का नहीं है, ये समय है संविधान बचाने का। बाबा साहब आंबेडकर की अध्यक्षता में जो संविधान बना वो सीधा उस पर हमला है। इस संविधान को बचाना जरूरी है। मैं इलेक्शन में आते रहते जाते रहते, पार्टियां आती रहती, सत्ता में जाती रहती है। 1947 से हमने कई परिवर्तन देखे हैं, लेकिन जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा उस दिन इस देश में हाहाकार मच जाएगा, अनार्की मच जाएगी। बिल्कुल सही बात कही आपने अशोक वानखेड़े जी। आपको बेहद व्यस्त कार्यक्रम के बीच मैंने आज आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए। और जो मुद्दे अशोक वानखेड़े जी ने उठाए, जो संवैधानिक स्थिति चुनाव आयोग और निर्वाचन सदन की है, उसकी पवित्रता, उसकी सैंक्टिटी को खत्म करने के लिए, पारदर्शिता को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार जो नया बिल लेकर आ रही है वो 2 मार्च 2023 के उस फैसले को पलटने के लिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो मौजूदा दौर में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब है, यानी चंद्रचूड़ साहब या उनके उत्तराधिकारी अब चुनाव आयोग की सिलेक्शन प्रक्रिया से हटा दिए जाएंगे, इसका बिल लाया गया है। सरकार ने जो बिल लाया है उसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं होंगे। इस सिलेक्शन पैनल से उन्हें हटा दिया गया है। और भारतीय लोकतंत्र को, जिस पर वैसे ही ईवीएम को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर इतने सवाल उठे, खुद विद्वान न्यायाधीशों ने सवाल उठाए, टीएन सेशन को याद किया। उस दौर में यदि इस प्रकार का बिल लाया जा रहा है तो इस बिल का सीधा मतलब है कि सरकार सत्ता बचाने के लिए पोल रिगिंग की हद तक भी जाने की कोशिश करे, तो जनता में डाउट और ज्यादा बढ़ता है कि क्या वाकई पोल रिगिंग यानी कि चुनाव में धांधली की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए चुनाव आयुक्तों को, अपने मन मर्जी के चुनाव आयुक्तों को लाया जा रहा है। ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और इसलिए भी ये सवाल बड़ा है क्योंकि आने वाले वक्त में जनता ये सवाल करेगी कि मुख्य चुनाव आयुक्त से सरकार को इतना डर क्यों लगता है। क्या मुख्य न्यायाधीश से सरकार को इतना डर क्यों लगता है? क्या मुख्य न्यायाधीश कोई संविधान विरोधी कार्य कर रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश यदि संविधान परक संवैधानिक संस्थाओं, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सीबीआई जैसी वैधानिक संस्था हो जिसे संसद ने बनाया हो, उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए यदि मुख्य न्यायाधीश और भारत के विद्वान न्यायाधीशों का पैनल कोई जजमेंट देता है तो उस जजमेंट को लेकर सरकार के मन में यदि किसी भी प्रकार की आशंका है, मुख्य न्यायाधीश को ही पैनल से हटाने की बात सामने आ जाती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर जो सवाल है वो सवाल कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ते जाएंगे। अब देखते हैं मौजूदा दौर में सरकार किस प्रकार से इन परिस्थितियों का सामना करती है। फिलहाल आज तो अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे, लेकिन जवाब देने के पहले ये सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा कि आखिर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ से सरकार को इतना डर क्यों लगता है।
फिलहाल आज की इस बेहद सार्थक चर्चा जो चुनाव आयोग की संवैधानिक स्वायत्तता और उस परिस्थिति को लेकर थी, जिस पर सरकार एक तरह से डाका डालने की कोशिश कर रही है, उस चर्चा में जुड़ने के लिए अशोक वानखेड़े जी ने जो अपनी बातें रखी, जिस बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।